ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। तो कांग्रेस नेता गणेश गोदियाल ने कहा है कि पौड़ी सीट से गंभीर सिंह नेगी को कांग्रेस ने चुनावी मैदान में उतारा है, जो कि बीसी खंडूरी को हराएंगे। और क्या कुछ कहा, हम देखते हैं। हमारे संवाददाता राहुल शर्मा ने उनसे बात की है। टिकटों की घोषणा की है, 3 टिकटों की घोषणा की है और पौड़ी गढ़वाल से गंभीर सिंह नेगी को चुनाव लड़ाया जा रहा है। हमारे साथ कांग्रेस नेता गणेश गोदियाल जी हैं। सर, आप ही की विधानसभा पौड़ी में आती है और गंभीर सिंह नेगी अब जनरल टक्कर देंगे जनरल खंडूरी को। किस तरह से देखें इस लड़ाई को? बहुत ही सोच समझकर पार्टी ने बहुत अच्छे उम्मीदवार दिए हैं तीनों जगह पर, और जो बाकी की 2 जगह हैं वहाँ पे अच्छे उम्मीदवार सामने आएंगे। जहाँ तक पौड़ी की सीट की अगर मैं बात करूँ तो निश्चित रूप से गंभीर सिंह जी का जो उनका बैकग्राउंड रहा है वो बहुत ही अच्छा रहा है। वो फौज में लेफ्टिनेंट जनरल के पद से रिटायर हुए, उसके बाद लोक सेवा आयोग में उन्होंने उत्तराखंड सरकार की सेवा की, और कहीं पर भी उनके आज तक के करियर में कहीं भी बाल बराबर भी कहीं दाग नहीं है। तो मैं समझता हूँ बहुत अच्छा कैंडिडेट दिया है, और मैं बहुत ही आसान्वित हूँ कि वहाँ से हम निश्चित रूप से जीत हासिल करेंगे। आपको लगता है कि एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर काम करेगा? 2 सिटिंग सांसद भी हैं उनमें, उनके लिए कोई एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर काम नहीं करेगा? ठीक है, वो भी होता है, लेकिन सब चीज़ों का मुकाबला करने के बावजूद हम सीट जीतेंगे। सर, सतपाल महाराज आपकी सीट से सांसद हुआ करते थे, बीजेपी में चले गए, आपको नुकसान होगा कि वो तो बीजेपी के लिए प्रचार पूरे देश में करेंगे। अच्छी बात है, वो अगर बीजेपी में गए तो उनको बीजेपी के लिए प्रचार करना ही है, उसमें कोई बहुत हमें चिंतित होने की ज़रूरत नहीं है। अब वो बीजेपी में गए तो बीजेपी के लिए प्रचार करेंगे। लेकिन जहाँ तक गढ़वाल सीट की बात है तो हम लोग जनता के सामने हर बात को लाएंगे कि भाई क्या स्थितियाँ थी, क्या परिस्थितियाँ थी, आज क्या स्थिति है, आगे क्या होने वाला है। राजनीतिक रूप से हर बात का पोस्टमार्टम होगा और जनता के सामने आएगी। सर, 4 धाम यात्रा शुरू होने वाली है, आप मंदिर समिति के अध्यक्ष भी हैं, क्या कुछ सुविधाएं आप जनता को देने वाले हैं? क्योंकि वहाँ पर माना जा रहा है कि 1 साल में उतना डेवलपमेंट नहीं हुआ जितना होना चाहिए था। निश्चित रूप से जब ये आपदा हुई, आपदा के बाद जो हमें समय मिला, उस समय बहुत ज़्यादा सदुपयोग नहीं हुआ था, लेकिन बीते 2 महीने से 3 महीने से काफ़ी काम वहाँ पर हुए हैं। और सबसे पहली प्राथमिकता तो हमारी ये थी कि वहाँ तक आवागमन को सुगम किया जा सके, जो कि हो चुका है। 15 से 18 अप्रैल के बीच हम लोग केदारनाथ में जो पैदल रास्ता बनाने का काम अभी जारी है उसको भी पूरा कर लेंगे, और लोगों को जो भी यात्री वहाँ पर आएंगे उनकी सुरक्षा की दृष्टि से, उनकी सुविधाओं की दृष्टि से रहने की, खाने का उसके प्रबंध किए जा रहे हैं, पेयजल का प्रबंध किया जा रहा है, बिजली का प्रबंध किया जा रहा है। तो ये थे हमारे साथ कांग्रेस नेता गणेश गोदियाल, जिन्होंने बताया देखिए जिस प्रकार से टिकट दी गई है, बहुत अच्छा टिकटों का बंटवारा हुआ है, और पौड़ी सीट भी वो कांग्रेस के खाते में डालेंगे, जनता के द्वार जाके बताएंगे क्या कुछ उपलब्धियां रही हैं। और जहां तक 4 धाम यात्रा की बात है, पिछले समय में 2 महीने में बहुत काम किया है और बहुत अच्छी सुविधाएं इस बार वहाँ के यात्रियों को दी जाएंगी। कैमरामैन शामिर सिंह के साथ राहुल शर्मा, दिल्ली। आइए आपको बताते हैं कि कांग्रेस ने जिन 3 उम्मीदवारों को मैदान में उतारा है उनका राजनीतिक सफर जान लेते हैं। प्रदीप टमटा का राजनीतिक सफर क्या है, आइए जानते हैं। प्रदीप टमटा अल्मोड़ा सीट से सांसद है, वहीं 2003 से 2004 में उत्तराखंड उद्योग परिषद में वाइस चेयरमैन भी रहे हैं, और 2002 से 2007 तक उत्तराखंड सरकार में विधायक रहे हैं। आपको बता दें कि सोमेश्वर विधानसभा सीट से विधायक रहे हैं प्रदीप टमटा, और बीजेपी को अजय टमटा ने चुनावी टक्कर दी, और 2009 में लोकसभा में पहुंचे प्रदीप टमटा। आइए आपको बता दें केसी सिंह बाबा का राजनीतिक सफर के बारे में। केसी सिंह बाबा 1986 में काशीपुर नगर पालिका के चेयरमैन बने। केसी सिंह बाबा 2 बार काशीपुर से विधायक भी रह चुके हैं। वहीं 2004 में नैनीताल लोकसभा सीट के लिए चुने गए, और फिर एक बार 2009 में नैनीताल सीट से लोकसभा चुनाव जीता। तो बात करते हैं, आपको बता दें कि इस बार लोकसभा चुनाव के रण में गंभीर सिंह नेगी पौड़ी से कांग्रेस के टिकट पर हाथ आजमा रहे हैं। गंभीर सिंह नेगी रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल, और आपको बता दें कि उनका राजनीतिक अनुभव फिलहाल कुछ नहीं। राजनीति में वो पहली बार लोकसभा चुनाव लड़ने जा रहे हैं। आपको बता दें भुवन चंद्र खंडूरी को टक्कर देते हुए वो मैदान में दिखेंगे। देश में धर्म नगरी की छवि वाली हरिद्वार संसदीय सीट का इतिहास पूरी तरह से धर्मनिरपेक्ष रहा है। इस पर कभी भी किसी राजनीतिक दल विशेष का गढ़
बनने का ठप्पा नहीं लगा। संत बिरादरी व धार्मिक अखाड़ों के प्रभाव के चलते इस सीट ने सभी दलों को गले लगाए। हरिद्वार सीट का इतिहास 1977 भगवान दास DKD जो कि 1980 में बने, वहीं जगतपाल JNP 1984 में यहां से जीते, वहीं कांग्रेस से 1989 में जगतपाल फिर जीते और 1991 में राम सिंह BJP से लोकसभा पहुंचे और हरपाल साथी BJP से 1998 में लोकसभा पहुंचे, फिर हरपाल साथी BJP से 2004 में, वहीं राजेंद्र बाड़ी SP 2009 में, हरीश रावत कांग्रेस से लोकसभा में पहुंचे थे। तो आपको बता दें कि ये था राजनीतिक सफर। जो लोग इस वक्त उत्तराखंड में मैदान में उतरे हुए हैं, जिनको उम्मीदवार बनाया गया, आपको बता दें कि 3 उम्मीदवारों के नाम का एक ऐलान कर दिया गया है। उसमें भी ये औपचारिक ऐलान कांग्रेस का नहीं। अगर बात की जाए केसी सिंह बाबा की, तो नैनीताल से उन्हें उम्मीदवार बनाया गया, वहीं प्रदीप टम्टा को अल्मोड़ा से और गंभीर सिंह नेगी को पौड़ी से बनाया गया, वहीं हरिद्वार से रेणुका रावत को हरीश रावत की पत्नी को उम्मीदवार बनाए जाने की अटकलें हैं। आपको बता दें कि पूरी उम्मीद है कि हरिद्वार से हरीश रावत की पत्नी रेणुका रावत को उम्मीदवार बनाया जा सकता है। तो आपको बता दें कि कांग्रेस ने अब तक 3 उम्मीदवारों की, कहा जा सकता है कि एक सूची जारी की है, लेकिन ये औपचारिक ऐलान नहीं है कांग्रेस की तरफ से। तो जिस तरीके से कांग्रेस के मद में कहीं ना कहीं नेताओं का अभाव है, नेताओं की कमी की वजह से कांग्रेस अब तक 2 सीटों पर अपने उम्मीदवारों का ऐलान नहीं कर पाई है। तो कांग्रेस जिस तरीके से नेताओं का अभाव है, 2 सीटों पर अभी भी कांग्रेस ऐलान नहीं कर पाई। हाँ, 3 सीटों पर जरूर उम्मीदवारों के नाम का ऐलान हुआ है, और भले ही वो औपचारिक ऐलान ना कहा जाए। हमारे साथ इस चर्चा पर सभी मेहमान बने हुए हैं। मैं फिर से पीयूष पंत जी के पास जाना चाहूंगा। पीयूष जी, टिहरी और हरिद्वार सीट पर क्या कोई उम्मीदवार कांग्रेस को नहीं मिल पा रहा है क्या? जी देखिए, जैसे कि अभी हम चर्चा कर रहे थे कि वही संकट है कि निश्चित रूप से दिक्कत हो रही है कांग्रेस को कि किसे खड़ा करे वो। टिहरी में तो देखिए बहुगुणा जी को ये था कि कांग्रेस चाह रही थी कि बहुगुणा खड़े हों, लेकिन बहुगुणा जो है किन्हीं कारणों से, हालांकि उन्होंने दिखाया पत्नी की जो अस्वस्थता ये कारण बताया है, लेकिन कहीं ना कहीं उनके अंदर भी डर है, क्योंकि एक एंटी इनकम्बेंसी जो है उत्तराखंड में जो कांग्रेस के खिलाफ है और बहुगुणा के खिलाफ काफी है। वैसे हरीश रावत ने आज भी कहा कि विजय बहुगुणा को फैसला लेना है कि वो चुनाव लड़ेंगे या नहीं। निश्चित रूप से ये फैसला तो उन्हीं को लेना होगा, लेकिन उनका ये फैसला बार बार ये जो आ रहा है, कल भी ये खबर थी कि नहीं अब वो लड़ेंगे, फिर आज ये खबर आई कि नहीं वो नहीं लड़ेंगे। प्रदीप जी कुछ कहना चाह रहे? जी प्रदीप जी। वारिस, सबसे बड़ी बात यह है कि हरीश रावत ने कहा है हरिद्वार में कि कांग्रेस का कोई कार्यकर्ता अगर दावा नहीं करता और बहुत बेहतर कार्यकर्ता नहीं मिलता है तो ही मेरे परिवार के लोग यहां से चुनाव लड़ेंगे। उनकी बेटी अनुपमा रावत का नाम चल रहा है, लेकिन खासतौर पर रेणुका रावत को वो चुनाव मैदान में उतारना चाहते हैं। रेणुका रावत का राजनीतिक अनुभव रहा है। रेणुका रावत ने बची सिंह रावत के खिलाफ अल्मोड़ा से चुनाव लड़ा था, हालांकि वो मामूली वोटों से हार भी गई थी रेणुका रावत उस टाइम पे। लेकिन अब हरीश रावत की मंशा ये है कि रेणुका रावत को हरिद्वार सीट से चुनाव लड़ाया जाए, और कहीं ना कहीं जो है कि वो ये चाहते हैं कि अपनी सीट बरकरार रखी जाए, क्योंकि हरीश रावत 2009 में वहां से सांसद जीते हैं। हरीश रावत ने कांग्रेस का वनवास खत्म किया है हरिद्वार से कांग्रेस लगातार हारती आ रही थी। पहले सुरक्षित सीट हुआ करती थी हरिद्वार, वहां से जो है कि हरपाल साथी बीजेपी के थे वो जीतते आ रहे थे, उसके बाद राजेंद्र बाड़ी समाजवादी पार्टी के थे वो जीतते आ रहे थे। तो हरीश रावत ने एक तरह से राजनीतिक सूखा वहां का खत्म किया है, और हरीश रावत नहीं चाहेंगे कि कोई दूसरा आदमी वहां से आए और फिर उनकी बनाई हुई जमीन पे वो वहां पे राजनीति करे और सांसद चुना जाए। तो मेरा ये मानना है कि हरीश रावत इस टाइम पूरी तरह से तैयार है कि रेणुका रावत को मैदान में उतारा जाए, और जो उन्होंने पार्टी आलाकमान को बात कही थी कि कम से कम वो 3 सीटें जिताना चाहते हैं, 3 सीटें जिताने का मादा रखते हैं। जिताने तो खैर उनको 5 सीटों की बात कर रहे हैं कि अब वो 5 सीटों का दावा करेंगे, वो 5 सीटें जिता देंगे, लेकिन 3 सीटों को जिताने का वो मादा रखते हैं, ऐसा उन्होंने पहले एक बयान दिया था। तो मैं बता दूं आपको कि हरिद्वार सीट को अपनी सीट मान के चल रहे हैं, रेणुका रावत की वहां से वो पैरवी कर रहे हैं। और जो है अल्मोड़ा सीट से उनके ही ग्रुप के हैं प्रदीप टम्टा, हरीश रावत खेमे के माने जाते हैं, बड़े पुराने साथी हैं हरीश रावत के प्रदीप टम्टा। तो हरीश रावत ये भी मान के चल रहे कि अल्मोड़ा सीट से फिर जो है कि दोबारा से प्रदीप टम्टा चुनावी वैतरणी पार कर लेंगे। और वहीं नैनीताल सीट पर केसी बाबा, जो किसी टाइम पे खासम खास हुआ करते थे एनडी तिवारी के, केसी बाबा को भी वो जिताने का मद्दा रखने की बात कह रहे हैं। तो कुल मिला के
हरिद्वार सीट पे हरीश रावत अपना दावा नहीं छोड़ रहे हैं और रेणुका रावत को वो वहां से प्रत्याशी उतारना चाहते हैं। जी जी बिल्कुल। हाँ, डॉक्टर विनोद भी हमारे साथ हैं। डॉक्टर विनोद, अगर बात की जाए ये राष्ट्रीय दलों में, तो अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं आप भी इस बार उत्तराखंड में अपने 4 उम्मीदवार खड़े कर रही है। इसमें कंचन चौधरी की अगर बात की जाए, हरिद्वार की जिस तरीके से बात कर रहे हैं प्रदीप जी की हरिद्वार से वो अपना दावा नहीं छोड़े, तो ऐसे में हरिद्वार में किस तरीके की चुनौती देख रहे हैं अगर आम आदमी पार्टी भी वहां से अपना दावा पेश कर रही है? तो देखिए, कहीं ना कहीं उत्तराखंड की जनता इस टाइम उन्होंने भाजपा का शासन भी देखा, कांग्रेस का भी देखा जी। तो इस बार वो चाहते हैं कि कहीं ना कहीं आम आदमी जो पार्टी है उस तीसरी एक बड़ी पार्टी के रूप में उत्तराखंड में उभरी है जी। हमने देखा कि उन्होंने जगह जगह उनकी सभाएं हो रही, लोगों को गांव ऐसे ऐसे गाँव है जहाँ अखबार नहीं है, जहाँ टेलीविजन नहीं है, लेकिन लोगों को पता है कि भाई दिल्ली में एक पार्टी जीती जिसका चुनाव चिन्ह है झाड़ू, उन लोगों को मालूम है। कहीं ना कहीं उत्तराखंड में तीसरी पार्टी के रूप में आएगी। अभी हो सकता है इस लोकसभा के इलेक्शन में इनके वोटों की संख्या थोड़ी बढ़ सकती है, हार जीत तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन विधानसभा जो 2-3 साल बाद जो विधानसभा है, कहीं ना कहीं एक बड़ी मेजोरिटी के रूप में ये विधानसभा में ये लोग आ सकते हैं। जिस तरह से इनकी पूरा काम इनका वहाँ लोकल, क्योंकि इनको भी पूरा संगठन तैयार करना है, लेकिन वहाँ की जनता जानती है कि भाई दिल्ली में एक सारे पार्टी है जिसका चुनाव चिन्ह है जो झाड़ू, तो उसमें इनको वोट बढ़ेंगे, इनके वोटों की संख्या थोड़ी बढ़ेगी। पीयूष जी, आप इस बात से सहमत है कि आम आदमी पार्टी उत्तराखंड में कुछ कर पाएगी क्या? देखिए, लोकसभा के चुनाव में तो एक सीमित रूप से ही वो कुछ कर सकती है, जहां तक मुझे लगता है, क्योंकि लोकसभा का चुनाव के लिए वो तैयारियां हालांकि उन्होंने करी हैं। और उत्तराखंड में मुझे उत्तराखंड की जो इकाई थी वो आपकी काफी पहले उसका गठन हो गया था तो निश्चित रूप से वो घर घर गए उत्तराखंड में, क्योंकि घर घर ही जाना ज्यादा संभव होता है, पैदल रास्ते लोग घर जाते हैं और लोग वहां की बात समझते भी हैं, तो निश्चित रूप से कुछ प्रभाव पड़ेगा। लेकिन मुझे नहीं लगता कि वो कोई बहुत, हाँ, हरिद्वार की सीट में निश्चित रूप से जो चौधरी है इनकी कैंडिडेट है, उनका एक अपना एक प्रभाव है वहां पे। और चूंकि देखिए वहां पे कांग्रेस के वोट जो है जा सकते हैं आप आदमी पार्टी के पक्ष में, तो मुझे लगता है कि वहां प्रभावी हो सकते हैं, लेकिन और सीटों में कितना प्रभावी होंगे इसका अभी डाउट है। लेकिन जैसे विनोद जी कह रहे थे कि हो सकता है कि अगर इनका संगठन मजबूत होता चला गया और दिल्ली में अगर इनको सफलता मिली तो विधानसभा जो जितनी भी है उसमें इनका प्रभाव हो सकता है। तो उत्तराखंड में हो सकता है आने वाले दिनों में कुछ हम दे सके कि ये कुछ सीटें लेके आ सके। लेकिन एक जो टेरी सीट है जी, जो अनूप नौटियाल है, उनको जो 108 जो एक हम लोग जो एम्बुलेंस सेवा, उस व्यक्ति की इमेज वहाँ बहुत एक अच्छी इमेज है जी, लोगों से वो जुड़ाव बहुत लंबे समय से जुड़े हुए हैं, तो कहीं ना कहीं वो सीट भी वो आम आदमी पार्टी कहीं ना कहीं मतलब इन दोनों जो बड़ी पार्टियों को टक्कर देने की स्थिति में होगी। ऐसा समय के आने में कहीं ना कहीं कुछ भी मतलब हो सकता है जी। प्रदीप जी, जिस तरीके से 2 बड़े राजनीतिक दलों की लड़ाई है, उसमें क्या आप कुछ कर सकती है? क्या कोई संभावनाएं देख रहे हैं क्या आपके लिए, आप वहां पर उत्तराखंड में? देखिए, हम पहाड़ की राजनीति की बात करें वारिस, तो उत्तराखंड में एक क्षेत्रीय दल है उत्तराखंड क्रांति दल जी। उत्तराखंड राज्य निर्माण में इस दल की सबसे अहम भूमिका है जी। लेकिन ये दल दिनों दिन इसका जनाधार कम होता रहा। जब राज्य बना, लोगों को उम्मीदें थी कि उत्तराखंड क्रांति दल राज्य बनाने में जितना निर्णायक था, राज्य गठन के बाद भी उतनी अहम भूमिका निभाएगा। लेकिन आपने देखा होगा कि पहले वो 4 से 3 हुए और अब उनके विधायक की संख्या घट के 1 हो गई है, तो कुल मिला के यूकेडी खत्म हो रही है वहां पे। और ऐसे में जो आम आदमी पार्टी का वहां पे जो प्रादुर्भाव हुआ है, तो आम आदमी पार्टी खासकर शहरी क्षेत्र में, खासकर हरिद्वार में और उधम सिंह नगर में एक बहुत अच्छी उपस्थिति दर्ज कर सकती है। जैसा कि पीयूष पंत जी ने कहा, जैसा कि डॉक्टर विनोद बछेती जी ने कहा कि आम आदमी को मैदानी इलाकों में एक बढ़त मिल सकती है, लेकिन एक कितनी निर्णायक होगी इसकी उम्मीद बहुत कम है, क्योंकि मुख्य मुकाबला वहां पे भी कांग्रेस और बीजेपी के ही बीच में होना है। बली सिंह चीमा को उधम सिंह नगर से, नैनीताल सीट से बली सिंह चीमा को आम आदमी पार्टी ने अपना उम्मीदवार बनाया है। बड़े जनकवि हैं, बहुत अच्छी कविताएं लिखते हैं, जन आंदोलनों के साथी रहे हैं, लेकिन वो कितना वोट खींच पाएंगे इसमें संशय है। चलिए ठीक है। दूसरी बात हरिद्वार से हम करते हैं। हरिद्वार से डीजीपी जो रही हैं उत्तराखंड में, कंचन चौधरी भट्टाचार्य, उनको आम आदमी पार्टी ने उतारा है। उनकी एक अच्छी छवि रही है, उन्होंने अपने शासनकाल में बहुत अच्छा काम किया है, लेकिन वो कितना वोट बटोर पाएंगी ये निर्भर करता है आम आदमी का वहां पे कितना कैंपेन होता है, कितने बड़े नेता वहां पे चुनाव प्रचार में पहुंच पाते हैं। क्योंकि आम आदमी इस टाइम पे जो है कि दिल्ली में जो उन्होंने सरकार से त्याग पत्र दिया, उसके बाद जो पब्लिक में जो एक इमेज बनी थी वो उतनी नहीं रह पाई है आम आदमी की। और खासकर जब पहाड़ की हम बात करते हैं तो पहाड़ में हमेशा से ही
दो ही पार्टियों का बोलबाला रहा है, वो है कांग्रेस और बीजेपी। 1991 में कांग्रेस वहां आई, उससे पहले वहां माफ कीजिएगा 1991 में बीजेपी वहां आई, उससे पहले कांग्रेस का एक छत्र राज वहां हुआ करता था। उसके बाद कभी कांग्रेस और कभी बीजेपी का ही खेल चलता रहा। लेकिन आप जो संभावनाएं तलाश रहे हैं आम आदमी में वो संभावना नहीं है कि वो सीट निकाल पाए। आने वाला वक्त ये बताएगा कि 5 सीटों में से आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार कितना दारोमदार वहां पे अपना दिखा पाते हैं, किस ढंग से अपनी उपस्थिति दर्ज कर पाते हैं। और मैं आपको बता दूं कि पौड़ी लोकसभा में आम आदमी ने अपना उम्मीदवार नहीं उतारा है। पौड़ी लोकसभा में आम आदमी ने खंडूरी को वॉकओवर दे दिया है। उनका ये मानना है कि जन लोकपाल बिल जो बनाया था खंडूरी के शासनकाल में उत्तराखंड सरकार ने, वो सबसे सटीक था, सबसे बढ़िया था। तो अब खंडूरी के खिलाफ हम उम्मीदवार उतार के अपनी उस बात को नहीं पलटना चाहते हैं कि हाँ खंडूरी एक ईमानदार सभी के आदमी है और जन लोकपाल के लिए उन्होंने बहुत अच्छा काम किया था। तो 4 सीटों पे जो है कि आम आदमी ने अपने उम्मीदवार उतारे हैं वारिस, और पौड़ी सीट पे अभी तक आम आदमी ने अपना कोई उम्मीदवार घोषित नहीं किया। जी बिल्कुल। पीयूष जी, जिस तरीके से देखा जाए उत्तराखंड में बीजेपी ने 5 सीटों में से 3 सीटों पर पूर्व मुख्यमंत्रियों को उतारा है, तो किस तरीके से देख रहे हैं कि कहीं ना कहीं मुख्यमंत्रियों के उतरने से कहीं ना कहीं सीट का जीतना लगभग तय बीजेपी मान रही है क्या? नहीं, निश्चित रूप से देखिए, हमेशा जो है पार्टी कोशिश होती है कद्दावर नेता को उतारा जाए, क्योंकि जहां पे आपको एक संघर्ष करना होता है तो ये एक आपका एक जिसका बड़ा कद होता है पार्टी में, उसको उतारा जाता है। निश्चित रूप से तीनों ही मुख्यमंत्री अपने अपने समय में जो है लोकप्रिय रहे हैं। हालांकि निशंक के ऊपर काफी भ्रष्टाचार के आरोप भी लग चुके हैं, लेकिन उनका एक जो है कि अपना एक आधार है, उनका आधार क्षेत्र है, वो काफी प्रभावी रहते हैं, जोड़ तोड़ की राजनीति भी कर लेते हैं तो वो निश्चित रूप से तीनों, इसीलिए भाजपा ने तीनों को दिया है। और अलग अलग सीट से, इसलिए कोई टकराहट की स्थिति भी नहीं है कि वो उसका भितरघात करेगा, क्योंकि आप देख खंडूरी और जो है कि निशंक जो है उनमें 36 का आंकड़ा है। तो लेकिन अब तीनों अलग अलग क्षेत्रों से, इसलिए निश्चित रूप से, और ये कद्दावर नेता को ही पार्टी उतारती है, इसलिए निश्चित रूप से बीजेपी की सफलता में इन तीनों का ही हाथ होगा और इसीलिए भाजपा ने उनको टिकट दिया है वहां पे। जी प्रदीप जी, जिस तरीके से आप शुरू में कह रहे थे कि विजय बहुगुणा भी बीजेपी में जा सकते हैं, तो क्या कुछ अगर विजय बहुगुणा बीजेपी में जाते तो ऐसे में कहीं ना कहीं कांग्रेस उत्तराखंड में पूरी तरीके से टूट जाएगी? देखिए, उत्तराखंड में मैं कांग्रेस की बात करूं वारिस, तो उत्तराखंड में कांग्रेस अराजकता की अंधी गली में अब आ चुकी है। अब कांग्रेस को सूझ नहीं रहा है कि क्या करूं, क्योंकि सतपाल महाराज ने जिस ढंग से कांग्रेस को झटका दिया है उससे उबर पाना कांग्रेस के लिए बहुत मुश्किल है। क्योंकि बीजेपी में जो अंतरकलह चल रहे थे वो शांत हो चुके हैं और कांग्रेस में अब कोई भी ऐसी जगह नहीं है कि जहां अंतरकलह ना हो। ब्लॉक लेवल से लेके विधायक से लेके और सांसदों में अंतरकलह हैं। आप देखें तो बीजेपी में पहले बची सिंह रावत ने सभी पदों से इस्तीफा दे दिया था। बची सिंह रावत ने कहा था कि मैं नैनीताल नहीं छोड़ूंगा और नैनीताल में भगत सिंह कोश्यारी का बची सिंह रावत ने विरोध किया था, लेकिन काफी मान मनोबल के बाद बची सिंह रावत भी मान गए हैं। ऐसा ही हाल पौड़ी लोकसभा में था। वरिष्ठ भाजपा के जो नेता हैं मोहन सिंह रावत गांववासी और पंचायत प्रकोष्ठ के जो राष्ट्रीय संयोजक हैं बीजेपी के गांववासी ने भी कहा था कि पौड़ी सीट पे इस बार मेरा दावा है। उन्होंने भी इस बात पे एतराज जताया था कि उनका नाम पैनल में शामिल क्यों नहीं किया गया, लेकिन थक हार कर गांववासी भी मान गए हैं। तो कुल मिला के जो बीजेपी के जो असंतुष्ट थे वो मान गए हैं, चाहे वो बची सिंह रावत हो, चाहे वो मोहन सिंह गांववासी। और बलराज पासी ने पहले ही हथियार डाल दिए थे, बलराज पासी ने अपनी दावेदारी को खत्म कर दिया था। लेकिन हम कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस में अब सारे खेमे खुल के सामने आ गए। खेमेबाजी है, अलग अलग छत्रप हैं और सभी छत्रपों ने ये मान लिया है कि इस टाइम पे कांग्रेस संभलने वाली नहीं है। और खास तौर पे हरीश रावत की जो पकड़ संगठन में थी वो पहली बार मुझे कमजोर होती हुई नजर आ रही है वारिस, क्योंकि हरीश रावत की राजनीति को मैंने जितना देखा है, मैंने देखा है कि संगठन के बड़े कद्दावर नेता रहे हैं हरीश रावत, लेकिन सतपाल महाराज के जाने के बाद और विजय बहुगुणा के बगावती तेवरों के बाद अब हरीश रावत बड़े रक्षात्मक मुद्रा में आ गए हैं। हरीश रावत को भी ये नहीं सूझ रहा है कि अब वो क्या करेंगे, क्योंकि आगे कुआं और पीछे खाई वाली स्थिति वहां पे हो गई है कांग्रेस की। और सबसे बड़ी बात यह है कि लोकसभा चुनाव के साथ साथ हरीश रावत को अपनी सरकार बचाने की भी चिंता है, क्योंकि कई विधायक जो हैं सतपाल महाराज के साथ हैं और जैसा कि अटकलें लगाई जा रही हैं कि बीजेपी में आ सकते हैं विजय बहुगुणा, तो कई विधायकों पे विजय बहुगुणा का भी प्रभाव है, चाहे वो सुबोध उनियाल हो, चाहे वो और भी विधायक हों, विजय बहुगुणा के साथ आ सकते हैं। तो दो इस टाइम पे दोहरी जिम्मेदारी हरीश रावत के सामने है। एक तो लोकसभा में बेहतर प्रदर्शन करना,
5 सीटें पहले कांग्रेस ने जीती थी, उसके बाद उपचुनाव में टिहरी वाली सीट बीजेपी ने जीती, तो अभी 4 सीटें कांग्रेस के पास है। 4 सीटों में से कितनी सीटें हरीश रावत बचा पाते हैं, ये सबसे बड़ी चुनौती हरीश रावत के सामने है। और दूसरी बात, वो अपनी सरकार को किस ढंग से मैनेज कर पाते हैं, क्योंकि उनको भी 6 महीने के भीतर भीतर चुनाव लड़ना है और जुलाई तक उनके पास समय है कि वो कहीं से विधायक का चुनाव जीत के आए। तो इस टाइम पे हरीश रावत को सबको साथ लेकर चलने की रणनीति अपनानी है। उन्होंने काफी कोशिश की थी, काफी मनाने गए थे विजय बहुगुणा को, लेकिन विजय बहुगुणा नहीं माने। काफी मनाने गए थे सतपाल महाराज को, सतपाल महाराज नहीं माने। अंततः सतपाल महाराज ने कांग्रेस को छोड़ दी। विजय बहुगुणा कह रहे हैं कि उनको अपनी पत्नी का इलाज कराना है, इसलिए वो सिंगापुर चले गए हैं। विजय बहुगुणा कह चुके हैं कि आज की हालात में वो और उनके बेटे चुनाव नहीं लड़ना चाहते हैं। तो एक प्रकार से अराजकता के माहौल में उत्तराखंड कांग्रेस आ गई है। पीयूष जी, जिस तरीके से सतपाल महाराज के जाने से, क्या वाकई में सतपाल महाराज के जाने से एक बड़ा झटका लगा है क्या कांग्रेस को? नहीं, देखिए ऊपरी तौर से देखिए तो निश्चित रूप से लगा है जी, क्योंकि सतपाल महाराज का एक प्रभाव रहा है जी, वो तो, और उसको कांग्रेस मानती थी। कोई भी देखिए इलेक्शन के पहले जो है, लोकसभा चुनाव के पहले अगर कोई भी जाता है जी, जो उस क्षेत्र का एक प्रभावी नेता हो, तो उस पार्टी को झटका लगता है। तो निश्चित रूप से कांग्रेस को भी लगा है। लेकिन मैं आपको एक बार बताना चाहता हूं कि जो एक इस तरह की एक छवि है सतपाल महाराज की, और जो भाजपा में भी लोगों को लग रहा है ताकि कि एक वो काफी कुछ लोग जो है जो वोट हैं वो उनके पक्ष में डलवा सकते हैं, तो हो सकता है जो कि भाजपा की लहर है तो उसमें काम कर जाए। लेकिन सतपाल महाराज खुद जो है 5 बार चुनाव हार चुके हैं, इसलिए ये हम नहीं कह सकते कि वो बहुत ही बड़े सफल नेता थे या उनका बहुत बड़ा एक होल्ड था अपनी जनता के ऊपर, अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी की जनता के ऊपर, क्योंकि 5 साल उनका रिकॉर्ड ये हुआ, 5 बार हारे हैं वो। यहाँ से तो सबसे बड़ी बात पीयूष जी, मैं यहाँ पे कहना चाहूंगा कि सतपाल महाराज भले ही चुनाव काफी बार हारे हों, लेकिन कांग्रेस के पास कोई ऐसा चेहरा भी गढ़वाल में नहीं है कि जिसको कि वो सतपाल महाराज के कद्दावर मान सके। क्योंकि सतपाल महाराज 89 से चुनाव लड़ते आए हैं। 89 में सतपाल महाराज को जनता दल के चंद्रमोहन सिंह नेगी ने चुनाव हराया था, तब मनोहर कांत ध्यानी उनके खिलाफ बीजेपी से उतरे थे। उसके बाद 1991 से उनकी प्रतिद्वंदिता चलती आई है भुवनचंद खंडूरी से। तो भले ही उनके नसीब में जीत कम और हार ज्यादा रही हो, लेकिन कांग्रेस में गढ़वाल में उनके बराबर कोई नेता नजर नहीं आया। लेकिन आज ऐन वक्त पे उन्होंने लोकसभा चुनाव के टाइम पे जो कांग्रेस को झटका दिया, तो मेरा ये मानना है कि कांग्रेस को उबर पाना बहुत मुश्किल। नहीं, निश्चित रूप से ये बात तो है ही है। देखिए वो तो ये बात आपकी सही है प्रदीप जी की, वो एक चेहरा था जो गढ़वाल में जो एक तरफ जो है वो बहुगुणा खानदान का था और एक तरफ बहुगुणा था विजय बहुगुणा और सतपाल महाराज जी, तो वो नुकसान तो कांग्रेस को झेलना ही पड़ेगा। देखिए डॉक्टर विनोद, जिस तरीके से विजय बहुगुणा का नाम आ रहा है कि वो पार्टी छोड़ सकते, तो कहीं ना कहीं अगर इस तरीके के कयास सच्चाई में बदल जाते तो क्या वाकई में कांग्रेस के लिए ये एक झटका रहेगा क्या? नहीं, देखिए कांग्रेस के लिए तो बड़े, मतलब मैं कहता हूँ कि जिस कांग्रेस ने उन्होंने उस समय पे, क्योंकि कांग्रेस के पास उस प्रदेश उत्तराखंड में बहुत बड़े नेता थे जिनको वो मुख्यमंत्री बना सकते थे जी, और कांग्रेस ने इन पर विश्वास किया, इनको मुख्यमंत्री बनाया। अगर इस टाइम पे ये कांग्रेस का साथ छोड़ते हैं तो ये उत्तराखंड का भी दुर्भाग्य है और ऐसे नेताओं का भी जो पार्टी को धोखा दे रहे हैं, और जनता इनको माफ नहीं करेगी। जी प्रदीप जी, समय इजाजत नहीं दे रहा, बहुत आखिरी में बहुत संक्षेप में जाना चाहेंगे कि अब उत्तराखंड में कांग्रेस क्या कुछ रणनीति अपनाने वाली है, बहुत संक्षेप में। देखिए वारिस, उत्तराखंड में कांग्रेस के पास इस टाइम यह है कि किसी भी तरीके से जो बीजेपी के कद्दावर नेता हैं इनसे पार पाया जाए। 3 पूर्व मुख्यमंत्रियों को रण में उतार दिया है बीजेपी ने, भुवनचंद खंडूरी, भगत सिंह कोश्यारी, रमेश पोखरियाल निशंक। वहीं राजघराने से माला राजलक्ष्मी शाह हैं टिहरी से जी। और इन सब के बीच में कांग्रेस अपनी कहां जीत उपस्थित कर पाती है, ये सुनिश्चित करना सबसे बड़ी चुनौती है कांग्रेस को। कितने बड़े नेताओं के चुनावी दौरे वो उत्तराखंड में करवा पाती है, ये भी एक बड़ी चुनौती रहेगी कांग्रेस के लिए। और संगठन में प्राण फूंकना, क्योंकि कांग्रेस का संगठन अंदर से काफी लाचार और निरीह अपने को महसूस कर रहा है, क्योंकि एक तरफ आपदा के काम ढंग से नहीं हुए, आपदा के बाद जो पुनर्निर्माण का काम था वो ढंग से नहीं हुए हैं, तो कहीं ना कहीं ये जवाब भी देना पड़ेगा जनता के बीच में कि भाई आपके यहाँ इतनी बड़ी आपदा आई, केंद्र में आपकी सरकार थी, राज्य में आपकी सरकार थी, तो फिर पुनर्निर्माण के काम सही ढंग से क्यों नहीं हुए। तो बिल्कुल कई जवाब प्रदीप जी, कई जवाब देने होंगे कांग्रेस को। कांग्रेस को आपदा से लेकर के एंटी इनकम्पेंसी का भी दुख झेलना होगा। तो पीयूष जी, आप संक्षेप में बहुत कम शब्दों में बताएं कि अब क्या करेगी कांग्रेस?
देखिए कांग्रेस जो है अब जो इस चुनौती को स्वीकार करने के अलावा कोई रास्ता नहीं है जी। जल्दी जल्दी उनको जो भी कंफ्यूजन पैदा है अभी भी सीटों के बारे में उसको ये डिक्लेयर करके और संगठन को मुस्तैदी से जो है लगा देना चाहिए कैंपेन में। और जो भी लोगों को एक ये प्रोजेक्ट करना चाहिए कि देखिए हमने हरीश रावत को ले आए हैं तो हम जो आपकी स्थितियां बेहतर बनाने के लिए लाए हैं, और जो है कि हम केंद्र में भी जो है हमारे खिलाफ जो भी आरोप लग रहे हैं वो इस तरह का नहीं है, ये विरोधियों का प्रचार। तो निश्चित रूप से संगठन को मजबूत करना पड़ेगा, जो वहां पे विरोध की आवाजें हैं उनको अपने साथ लेना होगा और एकदम त्वरित रूप में जो है कार्य करना पड़ेगा, तभी कुछ इनको फायदा होगा, तभी कुछ हो पाएगा। डॉक्टर विनोद, आप की क्या प्रतिक्रिया है? ये देखिए कैसे हरीश रावत जी एक बड़े ही सुलझे हुए नेता है, जमीनी नेता है जी। वो कहीं ना कहीं देखिए उनको इस लोकसभा में कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि जो प्रदीप टमटा जी की हम बात कर रहे हैं जी, केसी बाबा जी की हम बात कर रहे हैं, और कहीं ना कहीं कुछ ऐसा नहीं कि मतलब कांग्रेस का बिल्कुल हो, कुछ ना कुछ कांग्रेस के पक्ष में कुछ अच्छे रिजल्ट भी आएंगे, ऐसा मुझे लगता है। चलिए, आपकी उम्मीद आकांक्षाएं ठीक है। तो आप सभी मेहमान इस चर्चा में शामिल हुए, आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। आज हम बहस कर रहे थे कि कांग्रेस की जो स्थिति है उत्तराखंड में, कि क्या कुछ कर सकती है कांग्रेस उत्तराखंड में, इस पर हमने चर्चा की। आप सभी इस चर्चा को देखा होगा और एक अपनी राय बनाई होगी कि आखिर अब उत्तराखंड में क्या करना है। बीजेपी की बात की कांग्रेस की बात की, आम आदमी पार्टी की बात की, अब फैसला आपके हाथ में है। इस चर्चा को यहीं समाप्त करेंगे। नमस्कार।